Hey, hello students, welcome back again to your channel solution series CBSE class 6 to 12 and I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हैं तो भी आई होप कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम केमिस्ट्री के जो है फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है उसका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो एक्चुअली में अभी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं मतलब कि ठीक है, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ की इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे सोल्व करके एक्सरसाइज पे जाते हैं ना, उनके लिए चीज़ आसान हो जाता है करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्डअप होता है, तो उनको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा ईजी होता है, आसानी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए। एक्चुअली ये सब ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा आपके गलती करने का जो एरर है, चांसेस है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए आप यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। आप सुने होंगे ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। बिना प्रैक्टिस किए चले जाएंगे क्रिकेट मैच खेलने तो क्या होगा, एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आपको बताना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली में केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब जो है ना बिल्कुल ही अलग होता है। हम अपनी डेली लाइफ में दूध पीते हैं, है ना, जब दूध लेते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दूध में जो है मिलावट नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर दूध हमको चाहिए, है ना। अगर जो मिल्कमैन जो आपको दूध देता है तो आप क्या देखते हैं कि दूध में पानी नहीं होना चाहिए, एकदम दूध जैसे कि जानवर से मिल रहा है ना, गाय भैंस, वैसा ही हमको दूध चाहिए, उसमें पानी मिलावट नहीं होना चाहिए। तो आप उसको प्योर सब्सटेंस करें। बट अगर देखा जाए तो कि साइंस के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। आप कितना भी बिना पानी का दूध खरीद लीजिए, कैसा भी दूध ले लीजिए, बट वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मिल्क जो है उसमें उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत से चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। जैसे कि मिल्क में क्या क्या होता है आप जानते हैं कि प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, है ना, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे मिल करके जो है आपका मिल्क बना हुआ है। आप जानते हैं कि मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि उसमें लगभग जो है ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इवन कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें पाए जाते हैं। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो ओनली विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो जो पार्टिकल्स है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिल करके वो बना हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर कंपाउंड ले, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड ले, तो आपको पता है कि जो NaCl है इसमें सिर्फ NaCl ही होना चाहिए, NaCl के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए, इसमें और कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर हम वाटर, अब ध्यान रखना है कि वाटर को प्योर वाटर, अब कोई भी वाटर जैसे टैप वाटर है, सी वाटर है, रिवर का, पॉन्ड का, वो सब प्योर वाटर नहीं है। अगर हम H2O बोल रहे हैं, प्योर वाटर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिल्ड वाटर को रेफर कर रहा है। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर बोलते हैं। ये जो अभी जो आपके आसपास जो वाटर मौजूद है ना, वो आप डिस्टिल्ड वाटर नहीं बोलेंगे, सॉरी, उसको आप प्योर वाटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें और भी सारे जो मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, वो घुले हुए हैं। तो फिर ये ओनली H2O के मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं हुए ना, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ मिले हुए, तो प्योर वाटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिल्ड वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर CO2 की बात करें तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए, उसी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, ओनली इट शुड हैव ओनली CO2 मॉलिक्यूल्स। इसमें इवन की एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, या फिर इवन की नाइट्रोजन, है ना, या फिर हाइड्रोजन, हीलियम, बाकी कुछ भी इसके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब जैसे एयर हो गया, एयर, तो एयर तो ऐसे भी आपका प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस का वो क्या होता है, मिक्सचर होता है।
HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ HCl के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में जैसे कॉपर है, जिंक है ना, ये गोल्ड हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब जो है एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि ये सब सिर्फ अगर एलिमेंट लें तो मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ कॉपर के या जिंक के, है ना, या गोल्ड के ही एटम से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। उसमें और कोई दूसरा एटम या कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हम लिख चुके हैं, पढ़ के हम आपको सुना देते हैं एक बार, ताकि कहीं हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो पढ़ देने से क्या होगा कि आप सुन के समझ सकते हैं और स्पेलिंग लिख सकते हैं। इन केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस रेफर्स अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स में देखिए क्या क्या आ सकता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी प्योर सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री की भाषा में हम बात कर रहे हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया जो कि हमने आपको बता दिया। तो आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए। आप क्या करना है कि सिर्फ देख करके नहीं छोड़ देना है, आपको अपने नोट्स में ना इसको बनाना है। आपको एक प्रॉपर और नोट्स बनाना है इसका, जिसमें आपका ये होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि एग्जाम के टाइप में आप इसको सही से रिवाइज कर पाइए। सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा, आप एक बार खुद से लिख लेंगे ना अपने नोट्स में, तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप जब लिखते हैं ना तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती है ना, लिखने से। दूसरी चीज़ कि हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना नोट्स खुद से बनाइएगा, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब लिखते हैं चीज़ों को तो लिखने से हमको लगता है कि 30-40% तो याद हो जाता है। मतलब 30-40% चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो है लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका अपना हैंड राइटिंग रहेगा ना, तो आप कभी भी आप उसको देखेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये तो हम ही लिखे हुए, तो हमको पता ही है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे क्या होता है कि आप जब याद करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो आप ज़रूर नोट्स बनाइए, अभी से आदत डाल लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, इसका नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने समय के हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला कि लिस्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपको होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ना कुछ डिफरेंसेस जो है यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। तो देखिए आंसर हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या होता है, क्या मिक्सचर विद सोल्यूट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो मिक्सचर के अंदर एक समान रूप से पूरा फैले हुए होंगे, स्प्रेड आउट होंगे। मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि शुगर को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो शुगर हो गया ये सोल्यूट हो गया और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना। तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे ये एक समान रूप से पूरे वाटर के अंदर फैले हुए, जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे ये एक समान रूप से पूरे वाटर के अंदर फैले हुए होंगे। मतलब क्या हुआ कि आप वाटर कहीं से भी एक ड्रॉप उठा लीजिए तो उसका जो स्वीटनेस होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप वाटर उठा के टेस्ट किए तो उसका स्वीटनेस कुछ और है और उसी मिक्सचर में कहीं और से उठा करके टेस्ट करें तो उसका मतलब स्वीटनेस जो है कुछ और लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हर जगह पूरे वाटर में एक समान नहीं है, तो वो फिर आपका जो है होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का खासियत है। जिससे कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना उसको आप देख नहीं सकते हैं। एक बार जब शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा वाटर में तो शुगर को आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्री स्पेस होता है ना उसको जाकर के ऑक्यूपाई कर लेता है। इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन। इजीली से आप मतलब फिल्टर पेपर से चाहेंगे कि छान करके जो है शुगर और हम इसको अलग कर ले वाटर को, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो है ना यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि शुगर और वाटर को अलग करने के लिए कोई भी एक विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों आपस में मिक्स होकर के रहते हैं, जिसकी वजह से शुगर पार्टिकल्स जो है ना सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखता नहीं है, क्योंकि विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है ही नहीं इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बोला हेट्रोजीनियस में क्या करें कि मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कि हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो एग्जांपल है यहाँ जगह नहीं था तो इसकी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है।
ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लिया हूँ, है ना, जगह की कमी की वजह से मैं ऐसा करना पड़ा है, तो आप अपने नोट्स में इसको प्रॉपर वे में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इसमें क्या होगा कि ये एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जैसे कि सैंड और वाटर को आप मिक्स कर दीजिए तो जो सैंड होगा वो वाटर में हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप मिक्सर को थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा ना तो सैंड पार्टिकल से हैवी होते और नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ की हर जगह वाटर में आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो है आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो सैंड पार्टिकल्स आपको उसके अंदर दिखाई देगा। या इवन भी आप कर सकते हैं कि जो चौक हो गया ना, चौक को भी आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि चौक पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा देर छोड़ेंगे तो एक जगह जाके सब बैठने लगेगा, सेटल होने लगेगा, जमा होने लगेगा। अच्छा, इसको भी आप फिल्टर्ड नहीं कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली फिल्टर्ड। इसको तो आप आसानी से छान करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सैंड है और वाटर है, उसको सिंपली फिल्टर पेपर से आप छानिएगा तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इट हैज विजिबल बॉन्डेज ऑफ सेपरेशन। अब चूँकि क्या है कि यहाँ पे जो सॉलिड और सॉल्वेंट है ना उनके बीच में एक विजिबल बॉन्डेज होता है जो कि इनको आपस में सेपरेट करके रखता है। इसी की वजह से क्या है ना कि ये जो है आपस में पूरी तरह से मिक्स होते भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, जहाँ से जहाँ होगा हम आपको, जहाँ तक होगा हम आपको जो है उस कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जो है फिर से जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है कि हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए इसमें आपको बताना है, तीनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा देखिए, सोल जो है इसको हम लोग जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन है और फिर सस्पेंशन है। तो सॉल्यूशन को आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तीनों में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज हम लोगों को मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में जो है हम लोग इसको नोट डाउन कर लिया है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जब आमने सामने लिख करके आप चीज़ों को याद करते हैं ना तो कंपैरिजन करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप भी जब नोट्स बनाइए तो आप भी क्या कीजिए कि सामने सामने जो है ना एक इस तरह से एक टेबल बनाइए और इस तरह से, ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है। इससे सामने सामने रहता है ना तो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना आपको आसान लगता है। तो देखिए आंसर देखिए, सबसे पहले हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो है आपको देखने में लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होता है। क्योंकि होता क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वही, लेकिन अगर आप कोई इसका मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से इसका व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, है ना, वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि आप मिल्क वगैरह में देख सकते हैं कि मिल्क वगैरह में जो क्रीम वगैरह होता है तो वो क्रीम जो है यूनिफॉर्म रूप से पूरे मिल्क में, पूरे बल्क में जो है थ्रू आउट उसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली में जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है ना। जैसे कि मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ट्रांसलूसेंट है। मतलब लाइट को जो पार्शियली पास करता है उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जो लाइट को पूरी तरह से अलाउ करता है कि हाँ तुम मेरे से हो करके पास कर जाओ, ठीक है। जैसे कि ग्लास वगैरह हो गया, क्लियर वाटर हो गया, एयर हो गया। अच्छा, इट इज स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा करके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, नहीं, ये स्प्रेड आउट ही रहेंगे, मतलब पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन जा करके नीचे पूरी तरह से जम नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब सेटल नहीं हो जाएंगे, आप उसको बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इट्स पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू शो टिंडाल इफेक्ट। अब देखिए
जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, इसकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा आपको टिंडाल इफेक्ट शो करके देगा। ये मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की खासियत है टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि इसके द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब बीम ऑफ लाइट को आप पास कराते हैं तो उसको स्कैटर करता है, और स्कैटर लाइट जो है आपको आपकी आंखों तक रीच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है उसका जो पाथ होगा ना लाइट का, वो विजिबल होगा। जब आप टॉर्च जलाइएगा, मान लीजिए किसी ट्रांसपेरेंट बीकर में आप एक कोलोइडल सोल्यूशन ले लीजिए, और साइड से अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जो लाइट जो उससे पास कर रहा है, तो अंदर में इनसाइड द सॉल्यूशन जो लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, जो कि जानते ही हैं कि आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी कि दूध को आप चाहेंगे कि हम फिल्टर करके उसके क्रीम को अलग और पानी को अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिल्ट्रेशन से तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा टेक्निक जो है हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि मिल्क हो गया है ना, कफ सिरप वगैरह हो गया। अच्छा, मिस्ट, फॉग, क्लाउड, स्मोक, ये सब जो है कोलोइडल सोल्यूशन या फिर इसको आप सोल भी बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को आप लोग ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कर रहा है कि इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये पूरी तरह से होमोजेनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, सोल्यूशन है तो ट्रांसपेरेंट होगा। आप चीनी को घुला दीजिए पानी में, नमक को पानी में घुला दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल, ये भी स्टेबल होता है। स्टेबल क्या मतलब, ये स्टेबल होता ही है ना। कितना भी आप देर तक छोड़ दीजिए, चीनी या नमक जा करके कहीं नीचे सेटल नहीं होने वाला, नीचे बैठेगा नहीं, जा करके जमा नहीं होगा। इट डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। अब देखिए, चूँकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पूरी तरह से उसमें जाकर के डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व होने की वजह से क्या होता है कि जब आप उससे बीम ऑफ लाइट पास कराइएगा ना, तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, है ना। एक तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो फ्री स्पेस है उसमें जाकर सेटल्ड हो गया, है ना। यानी कि वहाँ पे एक सेपरेशन, यानी कि आप कहते हैं ना कि जो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो है ही नहीं इनमें, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट का जो बीम पास कराते हैं ना, तो उसको स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटर नहीं करने की वजह से अंदर इनसाइड द सॉल्यूशन जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा, जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इसको भी आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल हो गया सी वाटर है, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब आपका ट्रू सॉल्यूशन में आ गया। नेक्स्ट देखिए सस्पेंशन की अगर हम बात करें, तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि आप जो हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, यानी कि पूरी तरह से जो सस्पेंशन है ना उसमें एकदम बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कि सस्पेंडेड होते हैं आप बोल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही इसको नाम पड़ा है इसका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का मतलब हुआ कि वो सस्पेंडेड होंगे, है ना, पूरे बल्क में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड होंगे। इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ये भी जो है सस्पेंशन जो है, जैसे यहाँ पे आपका कोलोइड था, तो कोलोइड की तरह ये भी आपका क्या हो सकता है, या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, नहीं तो ट्रांसलूसेंट हो सकता है। बट इट इज़ अनस्टेबल, लेकिन ये अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन को अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जा करके बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि चॉक इन वाटर, अगर आप चॉक पाउडर को वाटर में अगर रख दीजिए तोड़ करके, है ना, पाउडर करके, और आप थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ दीजिए, तो देखिए कि सारे जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में नीचे जा करके धीरे 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 बैठने लगते हैं, ठीक है, सेट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए ये अनस्टेबल है, इट कैन शो टिंडाल इफेक्ट व्हेन स्टेबल। अब ध्यान रखना है कि जब ये स्टेबल होगा ना तब टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। मतलब क्या कि अगर चॉक पार्टिकल्स पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बल्क में, तब आप जब पास कराइएगा, है ना,
लाइट को, तो अंदर में लाइट का पाथ विजिबल होगा। लेकिन सपोज दैट कि अगर वो पार्टिकल जा करके नीचे बैठ गए, सेटल्ड हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि ये टिंडाल इफेक्ट शो करके नहीं देगा आपको। तो ये टिंडाल इफेक्ट तभी शो करेगा, ध्यान रखिएगा, कि जब ये क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब पार्टिकल्स बिखरे हुए होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ओके, इट कैन बी फिल्टर्ड, इसको आप छान सकते हैं। काफ़ी बारीक अगर फिल्टर पेपर ले लेना तो आप जो है ये जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स को छान करके अलग कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको आप छान सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स भी हों। जैसे आप जानते हैं ना कि मड वगैरह, जो मडी वाटर होता है, इसको आप मड, या इसको आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मडी वाटर लिख लीजिए, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा, मडी वाटर। ठीक है। तो देखिएगा जरा, ये जो मडी वाटर होता है आपका, है ना, तो एक मिनट, तो जो मडी वाटर होता है, तो मडी वाटर में हम लोग क्या देखते हैं कि आप जो है उसको चाहेंगे तो इसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे इम्प्योरिटी भी हो सकते हैं जो सॉल्युबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मडी वाटर को हम छान दिए वो प्योर हो गया और पानी पी लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी और भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, चौक इन वाटर हो गया, सैंड इन वाटर, मड वाटर, ओहो सॉरी क्या लिख दिया हम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मडी वाटर। मडी वाटर। ठीक है। तो ये जो है आपका जो है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इवन कि अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर देखने आ रहे हैं, तो भी मतलब इतना जो है मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि आप जो है आंसर भी देख करके आप समझ सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा मतलब चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आंसर देख करके आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को याद करना है, कैसे इसको देखना है। तो ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए अपने फेयर में या फिर अपने नोटबुक में, जरूर इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए फिर से। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन को देख करके भागते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि थ्योरी वगैरह तो सब कोई रट लेता है, लेकिन जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तब जब आपको अपना एक अलग पहचान बनाना पड़ेगा, है ना, तभी जा कर के आप फेमस हो पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल भी बनाना है, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करना है, क्योंकि इसी से पहचान होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, बट थ्योरी पे बेस्ड अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है थ्योरी पढ़ने से। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसके पहले आपको सारा थ्योरी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, हर एक थ्योरी आपको रिवाइज होना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपका थ्योरी जो है ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए आपको क्या करना है कि 36 ग्राम NaCl जो है ना डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। अच्छा, तो देखिए 36 ग्राम NaCl को डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 293 केल्विन, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अच्छा, ये बताइए हमको कि एट दिस टेम्परेचर क्यों बोला है ना, यहाँ पे टेम्परेचर को ये स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप यू कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट। तो अगर आप मोर सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं
बट जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो तो फिक्स है। तो इस केस में जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन से तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया है और ये बोल रहा है कि एट दिस टेम्परेचर, है ना, यानी कि गिवन टेम्परेचर पे आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और वो गिवन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हमको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अभी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको लिखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखिएगा आप कि मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है यहाँ पे वो आपका क्या है, NaCl है। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट जो है ये आपको दिया हुआ है 36 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मास ऑफ, अब यहाँ देखिएगा जरा, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो 100 ग्राम है। तो देखिए मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट जो कि यहाँ क्या है, वाटर है, तो ये कितना है, 100 ग्राम है। अब देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ना, ये मास बाई मास निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो सोल्यूट है उसका भी मास दिया हुआ है और जो आपका सोलवेंट है उसका भी मास दिया हुआ है। तो जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो निकलेगा वो भी उसका मास ही निकलेगा। सॉल्यूशन का आप मास कैसे निकालेगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मास को ऐड कीजिएगा। तो चूंकि दोनों ग्राम में है, कहीं ना कहीं ये मास दिया हुआ है, तो मास बाई मास आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। तो मास बाई मास परसेंटेज आप निकालिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मास बाई मास है, मास बाई मास। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आप 100 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये जो है फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा भी तरीके हैं जहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ, जैसे यहाँ पे अच्छा अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिए हैं ना, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कभी कभी मास ऑफ सोलवेंट भी ले सकते हैं, वो भी कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपको अभी जो है फिलहाल एज पर योर सिलेबस या आपका जो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो ही आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, ठीक है ना, कि मास बाई मास है, मास बाई वॉल्यूम है ना। तो इसलिए जो है आप फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि नीचे आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रखना है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप अभी यही याद रखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही बना करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप निकालिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आप पहले निकाल लीजिए कि ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 36। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देना होगा, तो प्लस ये देखिए 100 ग्राम, तो आप इसको जोड़िएगा तो 136 ग्राम, ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, तो चलिए अब ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है आपका कितना दिया हुआ है, NaCl 36 अपॉन 136 इंटू 100। चलिए हम लोग जो है अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 4 से कटाते हैं, 4 9 जा 4 3 जा
12 16 4 4 जा 16। ओके, और किसी से कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो देखते हैं हम लोग इसको, ये हो गया 900 और अपॉन में ये हो गया 34। अब जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। बोलिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाइए, कितना हो जाएगा, ये 68, ये 2 हो गया और ये 8 में से 6 को हटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से उतरिएगा 0। अब बताइए कितना बार में लगा दिया जाए इसको, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 6 जा लगाना पड़ेगा आपको, 6 4 जा 24, 2 6 जा 18 to 20, सही है। हटाइएगा 6, ये 1 कैंसिल। अब डेसिमल डालिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन लग रहा है ना। अब देखिए 5 जा नहीं लगेगा, 4 जा देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13। तो चलिए अप्रोक्स हम लोग 26.4 जो है इसको लिख देते हैं, ये आ रहा है 26.4%। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ओके, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। हाँ, जैसे आंसर दिया है 26.47, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर फर्दर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो मतलब कि आपका आंसर जो एकदम 100% सही है। तो देख लीजिए ये आपका बनाने का तरीका हो गया। एक क्वेश्चन को ही आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से समझ जाइए। तो थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आप जो है इसको देख लीजिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है, फॉर्मूला में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और जल्दीबाजी में बच्चे दोनों को ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। ध्यान रखना है कि अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होता तो इतना बाई इतना इंटू 100 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन कहीं अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि हाँ ये इसमें घुला हुआ है, जैसे यहाँ पे बोला था ना कि इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर घुला हुआ है, तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना होगा कि यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेशन में आपको सॉल्यूशन का आपको मास चाहिए, तो इसलिए आपको दोनों को सम करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर 2-3% आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो है जैसा भी होगा, जैसे भी होगा, मैं कमेंट के ही माध्यम से जो है आपको हेल्प करूँगा। ओके, सो आप नोट कीजिए इसको। ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज बेस्ड ऑन पेज नंबर 24, ठीक है। अच्छा, आप जो है आंसर देख करके ही जो है स्टॉक में आगे होइएगा कि पता नहीं कितना बड़ा आंसर जो है लिखवाने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन डोंट वरी, वैसे आपका कंसर्न जो है वो सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। आपको जो है केरोसिन और पेट्रोल का एक मिक्सचर है जिसको कि आपको सेपरेट करना है। अच्छा, ध्यान रखना है कि यहाँ पे केरोसिन और पेट्रोल जो है दो कैसे लिक्विड्स हैं, दोनों जो है मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। मतलब कि जब आप आपस में इसको जब आप मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी बोला है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट के जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जो डिफरेंस है ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे दो लिक्विड है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा है,
यानी कि सेल्सियस में 25 डिग्री का डिफरेंस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि केल्विन में अगर हम इनके टेम्परेचर का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जो है हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों का जो है मतलब इस टॉपिक पे कितना कमांड है। तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, विच आर मिसेबल विथ ईच अदर, और दोनों आपस में क्या है, मिसेबल है। तो इनको जो है हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब चले यहाँ पे देखिए कि आंसर जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं। तो देखिए हम क्यों बोल रहे हैं कि आंसर थोड़ा लंबा है ऐसे, तो इस फिगर में डायग्राम भी होना चाहिए था। लेकिन देखिए सबसे पहले कि अगर ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के फॉर्म में आता है, सपोज कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, तो सिर्फ ये आंसर आपके लिए काफ़ी है। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 लाइन का आंसर आपके लिए काफ़ी है। लेकिन सपोज दैट कि अगर आपसे ये क्वेश्चन 4 नंबर में 5 नंबर में पूछता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है, तो उस केस में आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसका मेथड भी लिखना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं ना, मैं समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको हाउ विल यू सेपरेट, अगर आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं 4 नंबर 5 नंबर, तो ऐसा फ्री का मिलेगा नहीं आपको, उसके लिए थोड़ा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। समझ गया ना? यानी कि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग किसी में भी आ सकता है। तो मैं चूँकि आपको जो है पूरा इसका प्रोसेस लेकर के चला हूँ, ताकि सपोज दैट कि अगर ये लॉन्ग में भी आ गया आंसर तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप में आता है तो आप जो है बस ये 2 लाइन जो है लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, we can separate the mixture containing kerosene and petrol जिनका difference in their boiling point is more than 25 degree Celsius by using a method of simple distillation। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन जो मेथड है इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन बोलता है कि अगर 2 मिसेबल लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, इफ इट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, then we can use simple distillation process। लेकिन suppose that कि if the differences in their boiling point is less than 25 डिग्री सेल्सियस, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो अपनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो उस केस में ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो लगाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात ना? जैसे कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम लोग एयर वगैरह, एयर में जो बहुत सारे गैसेज हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो पेट्रोलियम में के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स वगैरह, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह आते हैं। तो ये सब जो है आप उस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब जरा देखिए, तो मतलब इसीलिए मेंशन किया है टेम्परेचर को, क्योंकि ध्यान रखना है ये भी आपको, आप जब भी क्वेश्चन रीड आउट कीजिए ना, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको साइंस का आंसर देने के लिए अप टू द पॉइंट, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ठीक है। साइंस का यही खासियत है, जो पूछ रहा है बस उसी का आंसर आपको देना है ना। साइंस में, साइंस का जो लैंग्वेज है, साइंस का जो एक अपना आंसर है, वो एकदम स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए। आप कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस कर दीजिए, है ना, यही कला है। ये कला हर आदमी में होना चाहिए। एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, एक लाइन में वो जितना बात कह देगा ना, हमको लगता है कि और सब बुक जो है उसके लिए 4 लाइन 5 लाइन यूज़ करता है, बट वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि उनको बच्चों को समझाना होता है। बट एनसीईआरटी को लगता है कि हाँ बच्चे हमारे बहुत तेज़ हैं, है ना, वो सब जानते हैं। तो एनसीईआरटी ये है कि बिना टीचर के गाइड से जो है आप खुद से जो है पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
अब देखिए इसका मेथड क्या है, कैसे आप इसको जो है अलग करते हैं। तो बोलता है कि इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन एज शोन इन द फिगर। अच्छा, तो फिगर की जहाँ तक बात है, तो फिगर जो है मैं आपको यहाँ पे एक दे दूंगा, ताकि आप फिगर को देख करके इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड देखिए, बोला है कि आपको क्या करना है कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है। ठीक है, अच्छा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, उसको लेकर के आपको हीट करना है, स्लोली हीट करना है। ठीक, अच्छा, अब आपको जो है टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करते रहना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, थर्मोमीटर। तो उससे आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना है। अच्छा, उसके बाद है कि जो पेट्रोल होता है ना, अब एक चीज़ जानिएगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल काफ़ी वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड है जो कि काफ़ी आसानी से इवेपोरेट कर जाता है। तो जो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 35 से 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इवन कि पेट्रोल आप देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेट्रोल पहले वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि आप पेट्रोल और केरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आपको कम मिलेगा। तो ये आसानी से पहले इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा, वेपोराइजेज फर्स्ट एंड द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। अब इससे क्या होता है, देखिए जब पेट्रोल जो होगा वो इवेपोरेट होना शुरू करेगा तो उस केस में क्या होगा कि आप समझ रहे हैं कि जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं इट विल यूज्ड अप बाई चेंजिंग द स्टेट्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका जो पेट्रोल है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात आ गई फिर से, जो कि आप पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर तो आप देंगे बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा हीट को लेकर के वो वेपर में चेंज हो रहा है पेट्रोल, तो टेम्परेचर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कहता है कि टेम्परेचर कब तक कांस्टेंट होगा, तो जब तक कि सारा का सारा पेट्रोल इवेपोरेट ना हो जाए। तो समझ गए आप कि जैसे ही सारे पेट्रोल आपस में इवेपोरेट हो जाएंगे उसके बाद अब जब आप फर्दर हीट देंगे तो वो हीट अब उस मिक्सचर को मिलेगा। अब हुआ क्या एक्चुअली में कि पेट्रोल जो है वो तो इवेपोरेट हो गया, तो अब जो आपका केरोसिन बचा हुआ है अब उसका जो टेम्परेचर है अब वो धीरे धीरे गेन करने लगेगा, राइज होने लगेगा उसका टेम्परेचर, है ना। तो बोल रहा है कि अब क्या करना है आपको कि वेपर ऑफ पेट्रोल आर collected in vapor of petrol are condensed, कुछ गलत लिखा गया है क्या? Vapors of petrol are condensed at collected in another container. Condensed petrol are condensed and collected in, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एंड होना चाहिए था, condensed and collected। यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, condensed and, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखिए जो आपका पेट्रोल जो इवेपोरेट होकर के गया है, ठीक है, तो उसके वेपर को क्या करना है कि वहाँ पे एक, है ना, कंडेंसर लगा होता है। वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्या होता है कि एक कंडेंसर लगा होता है, कूलिंग चैम्बर होता है। तो वहाँ से जब वेपर पास होगा ना तो वो कूल करता है वेपर को, वेपर कूल होकर वापस से वो लिक्विफाई होकर के जो है आप दूसरे कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। वाइल द केरोसिन रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, केरोसिन आपका वहीं पे रह जाएगा। एज सुन एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, अब देखिएगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे केरोसिन का राइज होना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या कीजिए कि आपको हीटिंग स्टॉप कर देना है और इस तरह से एक तरफ आपका वेपर के फॉर्म में और उसको कूल कर लिए तो लिक्विड फॉर्म में आपका वापस पेट्रोल मिल गया और इधर जो है आपका जो फ्लास्क था उसमें केरोसिन बच गया। तो इस तरह से जो है आप इन दोनों मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है, अगर लॉन्ग में भी आ गया तो ये आपका थ्योरी हो जाएगा। बस एक फिगर हो गया, आपको बनाना पड़ेगा। आपको जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसका एक फिगर, एक सेटअप होता है,
मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ भी होगा मैं एक इमेज दे दूंगा, आप उस इमेज के थ्रू उसको विजुअलाइज करके समझ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए और आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू। नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे हैं, इंटेक्स का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है जरा देखिएगा इसको ध्यान से। बोल रहा है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट, ठीक है, आपको टेक्निक बताना है कि आप जो है कैसे बटर को कर्ड से अलग कीजिएगा, ठीक है, सॉल्ट को सी वाटर से अलग कीजिएगा और कैम्फर को सॉल्ट से अलग कीजिएगा, ठीक है। आपको ये टेक्निक जो है बताना है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा हमको, ये भी कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइएगा कि सपोज दैट कि आपको सॉल्ट और शुगर का एक मिक्सचर दे दिया जाए, सॉल्ट और शुगर का अगर एक मिक्सचर दे दिया जाए तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आप सॉल्ट और शुगर को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। दोनों को अगर मिक्स करके आपको दे दिया जाए तो आप कौन सा टेक्निक लगाएंगे, कैसे आप उसको अलग करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या करना है। देखिए, बटर को हमको कर्ड से अलग करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं कि बटर को कर्ड से अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज करना पड़ेगा उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते होंगे। देखिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसको हम लोग चर्निंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, चर्निंग ऑफ मिल्क आप लोग सुने होइएगा, तो देखिए मिल्क चर्नर आता है, ये किचन में भी आपके यूज होता है, जो नीचे से थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और हैंड से ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो जो है मिल्क आपका चर्न हो जाता है। नहीं होगा तो इसका मैं इमेज जो है यहाँ डाल दूंगा, तो आप इमेज के थ्रू इसको विजुअलाइज कर सकते हैं मिल्क चर्नर क्या होता है। ऐसे तो आप किचन में देखे होइएगा, मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि इसी को मिल्क चर्नर बोलते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछेंगे तो पेरेंट्स आपको बता सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन ये जो टेक्निक है कहाँ इस्तेमाल होता है या मेन इस ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो होता क्या है कि जैसे कि बटर और कर्ड को ये कैसे सेपरेट करता है, तो इनके जो डेंसिटीज होते हैं ना बटर और कर्ड का, इनका जो डेंसिटीज होता है इसमें डिफरेंस होता है। ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे उनके डेंसिटीज में डिफरेंसेज हो। जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स, अगर उनके डेंसिटीज में अगर डिफरेंसेज हैं तो वहाँ पे आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका बटर होगा, यानी कि घी भी आप बोल सकते हैं, जो घी वगैरह कर्ड से आप अलग करते हैं तो घी जो है उसका डेंसिटी कम होता है, वो लाइटर होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर आता है। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं कर्ड के, उसका जो क्रीम वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं नीचे रहता है, तो ये लाइटर होता है जिसकी वजह से वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है और फिर आप उसको किसी तरह से आप ये कर सकते हैं, आप उसको छान करके जो है उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग जो है प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। ऐसे तो देखिए दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है, इनका जो मैकेनिज्म है काम करने का, मतलब उसमें प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। दोनों का मकसद जो है एक ही है कि हाँ हमको कर्ड से बटर को अलग करना है। नेक्स्ट बोला कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो देखिए अगर आप सॉल्ट को जैसे सी वाटर से अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है सिंपल इवेपोरेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से प्योर नहीं होगा आपका। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अगर जो सी वाटर है सॉरी, जैसे सपोज दैट कि अगर सी वाटर आप लेते हैं और सी वाटर से अगर सॉल्ट को अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सी वाटर में बहुत से ऐसे इम्प्योरिटीज मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वैसे इम्प्योरिटीज सपोज दैट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, अगर आप उसको हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाए तो डिकम्पोज होने से क्या होगा कि वो पूरे जो आपका जो प्योर सॉल्ट है उसमें आके मिक्स हो जाएगा, तो फिर से उसको गंदा कर देगा। तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो है ये प्रोसेस
ज़्यादा आपको प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करके देगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो आप इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इवेपोरेशन में क्या होगा कि हाँ सिंपली जो है जो वोलेटाइल मटेरियल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो वोलेटाइल मटेरियल होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे मटेरियल है जिसको जैसे आप गर्म किए वो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया, अब क्या कीजिएगा, उसको कैसे अलग कीजिएगा। तो इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर आपसे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप देखिएगा, तो ये आपको ज़्यादा प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करके देगा। नेक्स्ट है कि कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट आपको लग जाए कि ये सब्लिमेट है, तो आप इजीली जो है सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे, कैम्फर क्या है, सब्लिमेट है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मतलब वेपर फॉर्म में निकल जाएगा और बच जाएगा सॉल्ट। तो यहाँ के लिए आप जो है सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन 3 पे आइए, ये देखते हैं क्या करा। बोले कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए अब आ गया जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये मतलब आप समझ लीजिए ना कि इवेपोरेशन से, यानी कि जो आपका इवेपोरेशन है ना, उससे ज़्यादा बेटर टेक्निक है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपका जो प्योरिटी है, जो कंपोनेंट आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस, उसकी प्योरिटी का गारंटी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये आपको एकदम प्योर देगा, जो भी सॉलिड होगा वो प्योर फॉर्म में देगा। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है मतलब कि हर जगह आप ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक नहीं अपना सकते। देखिए क्रिस्टल बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर है सेपरेटेड, किस टाइप के मिक्सचर जो है आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको कुछ वैसा मिक्सचर मिल गया, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि सपोज दैट कि सबसे पहला कि जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, जो सॉलिड आप ऑब्टेन करना चाहते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, तभी तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगा ना। अगर वो उस नेचर का ही नहीं होगा तो आप उसको क्रिस्टलाइन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ कि अगर आपको कोई ऐसा मिक्सचर मिल रहा है जो लग रहा है कि ये इवेपोरेशन से नहीं होने वाला, इवेपोरेशन टेक्निक अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे हमको प्योर सॉलिड नहीं मिलने वाला है, जैसे कि जिसको हीट करने पे वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो हीट करने पे अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके कंपोनेंट्स जो सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई मिक्सचर है जिसके वो सॉल्यूबल कंपोनेंट्स है। अच्छा, सॉल्यूबल कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आप जो है दोनों कंपोनेंट्स हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आसपास में ही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट आसपास में ही है तो आप एक को दूसरे से अलग करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि हीट भी करते हैं तो क्या होगा, दोनों एक ही साथ जो है इवेपोरेट होने लगेगा, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आप आंसर देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिएगा कि द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि जो आपका प्योर सॉलिड होगा, है ना, तो प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर का होगा ही नहीं तो फिर क्रिस्टलाइजेशन उसका कैसे कर पाइएगा, ठीक है। अच्छा, और भी आप इसमें क्या लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि हम लोग आंसर को है लिख चुके हैं। अब देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। तो बोल रहा है कि द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। वैसे कंपोनेंट्स को आप अलग करने के लिए टेक्निक यूज करेंगे दैट कैन। तो पहला तो आंसर देना है कि जब आप उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता हो। मतलब क्या हुआ कि वो सिंपली क्या हो रहा है कि जब आप हीट कर रहे हैं और डिकम्पोज हो जा रहा है, वो वोलेटाइल मटेरियल नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो आपका प्योर सॉलिड है उसको भी कॉन्टामिनेट करेगा, गंदा करेगा, ठीक है।
दूसरा चीज़ कि द प्योर सॉलिड शुड बी ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, है ना। यहाँ ध्यान से देखिए कि जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर का होगा प्योर सॉलिड, तभी जो है आप क्रिस्टल फॉर्म में आप उसको ऑब्टेन कर पाइएगा। अच्छा, एंड द इम्प्योरिटीज दैट रिमेन डिजॉल्व इवन आफ्टर फिल्टरेशन। हाँ, और कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि आप फिल्टर कर भी लेते हैं लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद भी वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व भी रहते हैं। तो वैसे इम्प्योरिटीज के लिए, वैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर वो इम्प्योरिटीज अगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप हीट करेंगे तो वो फिल्टर तो हुआ नहीं है, और सपोज दैट कि वो नॉन वोलेटाइल भी है, तो वो जो आपका जो प्योर कंपोनेंट है ना उसको भी गंदा कर देगा, क्योंकि हीट करने पे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और टूटेगा, बिखरेगा, जिससे कि और गंदगी फैलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है इसका प्रॉपर आंसर हुआ। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, फिर भी आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आए कोई भी ऐसा चीज़, क्योंकि अब देखिए हम तो आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं, यस नो में तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा हमको। तो आप जो है इसीलिए कमेंट के माध्यम से हमको बताइए यस नो समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ आपको कहाँ चीज़ें कमी रह जा रही है, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ कमी है, तो वो आप बताइए कमेंट करके। स्टूडेंट्स, आइए फिर से जो है हम आपके लिए एक नेक्स्ट बहुत ही प्यारा नन्हा सा क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो ज़रा देखिएगा इसमें क्या है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जो भी आप फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हुए हैं अभी तक, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, इसका जो है टेस्ट लेने वाला है एनसीईआरटी, है ना, ये क्वेश्चन दे करके आपसे। तो इसमें बताना है कि क्लासीफाई करना है आपको कि एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज, बताना है कि कौन फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज है। तो आई होप कि आपको पता होगा फिजिकल चेंज कौन है और केमिकल चेंज कौन है। फिर भी देखिए, बिफोर जो है प्रोसीडिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, हम जो है थोड़ा यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंस का, उसमें चेंजेज हो सकता है, जैसा डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। इसमें अगर कुछ चेंजेज आ रहा है, इवन कि अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आइस है, वाटर है, वाटर वेपर है, तो ये भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, केमिकल रिएक्शन कैसे समझ में आएगा, जैसे कि अचानक टेम्परेचर राइज हो जाए, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, है ना, या फिर मान लीजिए कि जो कुछ केमिकल कंपोजिशन है वो उसमें अगर कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलता हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इंटायरली अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो उससे इंटायरली क्या हो, डिफरेंट हो। अच्छा, इंटायरली डिफरेंट हो। दूसरी चीज़ की जो नया प्रोडक्ट आपका बन रहा है, नए प्रोडक्ट का आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो, तब आप कहेंगे कि हाँ वहाँ वो केमिकल चेंजेज है। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं, फिजिकल चेंज में डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, या फिर सपोज दैट कि आप कह सकते हैं कि फिजिकल जो है स्टेट जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे केस में जो है आप कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे जो है वो फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा, अचानक टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में ये नहीं ध्यान रखना है कि अगर उसको हम हीट कर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको केमिकल चेंज बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, अगर आपको केमिकल चेंज देखना है तो और भी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, जिसमें मेन है कि आपको यहाँ पे आपको लगे कि कुछ रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हो और यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले है कि कटिंग ऑफ ट्रीज। तो अगर कटिंग ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेड़ को आप काट दिए तो यहाँ पे तो कोई केमिकल चेंज नहीं हो गया, जैसा है वैसा ही देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे तो कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हो गया, कोई उसका जो है आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह कुछ
केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो गया, कुछ प्रॉपर्टी जो है पहले जो था अब था एकदम चेंज नहीं हो गया, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। अब समझा दिए तो अब आप समझ सकते हैं, खुद अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, है ना, खुद ब्रेन का अप्लाई कीजिए अब उसको। अब मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अच्छा तो बटर को आप मेल्ट कर रहे हैं पैन में, तो यहाँ पे बस स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पहले बटर था अब जो मेल्ट होने के बाद जो मिला इसका कुछ प्रॉपर्टीज एकदम चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज आ गया। अब एक रस्टिंग ऑफ अलमीरा, तो अलमीरा किस चीज़ का बना हुआ, लकड़ी का या आयरन का, ऑब्वियसली आयरन का बना होगा ना, लकड़ी में तो जंग लगेगा नहीं। तो अलमीरा, अब यहाँ पे देखिए रस्टिंग जो है ये केमिकल चेंज है, कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो गया, और आपका जो ऑक्सीजन जो हो गया वो एयर में मौजूद है। तो रस्टिंग के लिए कुछ कंडीशन ऐसे कि पहला कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा कि वाटर वेपर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है, वाटर वेपर और मॉइस्चर, यानी कि ऑक्सीजन, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये जो अलमीरा जो है, अलमीरा अगर ये आयरन का है तो आयरन जो है आपका सपोज दैट कि ये ऑक्सीजन जो है आपका एयर में डिजोल्व, उस ऑक्सीजन और जो वाटर वेपर है उसके प्रेजेंस में ये उनसे रिएक्ट कर ले रहा है, और रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को जो है आप लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। और रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पानी को बस, ये तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, आप बहुत इजीली से आसानी से कर सकते हैं, और वापस से आप वेपर से इस फॉर्म में आ सकते हैं, है ना, यानी कि आप स्टीम मिल गया, स्टीम से वापस। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जो न्यू सब्सटेंस बना उससे आसानी से आप पहले वाले सब्सटेंस में आ सकते हैं तो फिर वो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर सिंपल फिजिकल प्रोसेस से आप नहीं आ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया वाटर बन गया, और वाटर से वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपल जो कुछ फिजिकल प्रोसेस है उससे आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, तो फिर वो फिजिकल केमिकल चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर से आप वापस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। उसके लिए भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कराइएगा, जो कि आई थिंक कि आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब है कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर, यहाँ पे 2 एरो नहीं होना चाहिए, एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। जब H2O है इसे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो कहीं ना कहीं है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का आप पढ़िएगा कि बहुत सारे इफेक्ट्स होता है, जिसमें केमिकल इफेक्ट हो गया, इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो केमिकल इफेक्ट होता है कि जब आप इसको किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह से पास कराते हैं, तो क्या होता है कि वो डिकम्पोज कर जाता है, कैथोड और एनोड पे जो है आपको अलग अलग गैसेज प्रोड्यूस करके देता है। तो यहाँ पे क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो है आपका, यानी कि चूंकि ये केमिकल इफेक्ट ही हैं तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है कि डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर। वाटर में जब आप कॉमन सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं, उसको वो पूरी तरह से उसमें मिक्सअप हो गया, तो समझ ही रहे हैं कि अब जो आपको सॉल्यूशन मिला उसका प्रॉपर्टीज आपको कहीं ना कहीं वाटर और कॉमन सॉल्ट दोनों से मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो इस केस में कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है इंटायरली जो है डिफरेंट तो है नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो आप जो है इसको क्या लिखिएगा, ये भी आपका फिजिकल चेंज में जाएगा। मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, तो इसमें क्या करना है, जो फ्रूट सलाद है, कच्चा फ्रूट्स है, उसको काट करके जो है आप सलाद बना लिए, तो इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। बस अभी भी वो फल ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि टोमेटो वगैरह है या फिर एप्पल है, गाजर है, चुकंदर है, काट दिए और काटने के बाद जो है वो कुछ और बन गया, उसका प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गया, नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अब जब देखिए यहाँ पे जब आप पेपर को जला रहे होते हैं या लकड़ी को जला रहे होते हैं, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप पेपर को जलाइएगा तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि पेपर क्या होता है कि सबसे पहले ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन करता है, और जैसे ही अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आएगा, अब इसके जो सराउंडिंग जो ऑक्सीजन है जो कि एयर में मौजूद है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये बर्निंग करना शुरू कर देगा। तो आपको पता है ना कि जो बर्निंग है ना वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर पेपर जल गया तो जलने के बाद वो ऐश बन जाएगा, ऐश जिसको आप
राख भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड जो है उससे आप वापस से तो पेपर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे केमिकल आप समझे ना कि केमिकली ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है पेपर या वुड, है ना। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीडेशन चूंकि एक केमिकल प्रोसेस है तो ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया गया जिससे कि आपकी चीज़ माइंड में फीड हो जाए, तो आप बिना रटे आंसर खुद से लिख लीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो रटने लगते हैं, तो रटिए नहीं, थोड़ा सा समझ लिए ना, तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से आंसर को थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन कौन सा चेंज है। तो अब हम एक एक करके लिखते चलते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, तो देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये हो गया आपका केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर डिकम्पोज हो रहा है, तो ये आपका केमिकल इफेक्ट है, इसलिए आप इसको केमिकल चेंज बोलिए। ओके, नेक्स्ट है डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कहाँ गया, यहाँ। अच्छा, कॉमन सॉल्ट को जब आप वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। मेकिंग फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट सलाद ये भी आपका फिजिकल चेंज है। लास्ट में है बर्निंग, जो है ये आपका केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो चलिए बच्चों, इस तरह से जो है आपका ये भी क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक जो है आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ऐसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बेसिकली आपको खुद से करना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये जो है इसका जो आंसर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये जो हमने जो आंसर लिखा है यही 100% करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें को देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं तो देखने के बाद आपको ये उसको सेग्रीगेट करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद फिर बताना है कि इसमें से कौन प्योर सब्सटेंस है और कौन जो है वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो ऐसे फिर भी जो है मैं लिखवा दिया हूँ ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटी तौर पे एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरह से इसका आंसर करना है। तो देखिए जैसे कि हमने जो जो यहाँ पे थिंग्स सेग्रीगेट किया है अपने आसपास, उसमें सबसे पहला है वाटर। वाटर के बारे में बताना है कि वाटर जो है प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है। तो देखिए ऐसे अगर जनरली वाटर को तो हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्योर वाटर का जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास सोर्सेज हैं और वो बहुत ही कम है। नेचर में जो प्योर वाटर है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है। कहीं ना कहीं अगर आपको प्योर वाटर चाहिए तो इसको आप कह सकते हैं ना कि खुद से जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर वगैरह होता है। तो आप जैसे कि वाटर को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे टैप वाटर है, सी वाटर है, तो ये सब तो मिक्सचर में ही जाएगा। लेकिन प्योर वाटर अगर कहीं डिस्टिल्ड वाटर है, अगर वो एकदम लगे कि हाँ उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और भी उसमें कोई मतलब दूसरे एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं है, या फिर आप कहिए ना कि उसमें दूसरे कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, तब आप उसको जो है प्योर वाटर कहिएगा। तो ऐसे वाटर को जनरली हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस को मेंशन किया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर वुड की बात करें तो वुड देखिए, वुड जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है।
तो वुड जो है जरा देखिए मिक्सचर कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लकड़ी है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कि उसमें सेलुलोज वगैरह है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हेमी सेलुलोज वगैरह, कार्बन का कुछ मात्रा होगा, नाइट्रोजन वगैरह होगा, ऑक्सीजन होगा। ये सब प्लांट का क्या है, प्लांट का ही ना पार्ट है वुड। तो ये भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि ये बहुत से चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कोई एक खास प्रकार का जो है इसमें पार्टिकल जो है वो मौजूद नहीं है। अगर कोल की बात करें तो कोल भी मिक्सचर में ही आएगा, क्योंकि कोल का मेन कंपोनेंट इससे कार्बन वगैरह हो गया। इसके अलावा इसमें भी कुछ वाटर वगैरह मौजूद होता है ना। या फिर कह सकते हैं कि अब कुछ क्या डेड एंड डिकेइंग, मतलब प्लांट्स का जो है ये रिमेन पार्ट है। रिमेन प्लांट का रिमेन्स होता है, समझे ना, कि प्लांट के रिमेन्स होते हैं। तो चूंकि वुड जो है ये मिक्सचर है, तो कोल भी किस में आएगा, मिक्सचर में ही आएगा। अच्छा, अगर बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखिए बिल्डिंग भी जो है ये भी बहुत सी चीज़ों से मिल करके बनता है। यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप जानते हैं कि ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट है, सैंड वगैरह है ना। इसके अलावा आयरन के बार्स वगैरह ये सब यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, मतलब हम अपने आसपास जो भी सब्सटेंसेज है उसको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। उसके अलावा शुगर की बात करें तो शुगर जानते हैं कि ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जो शुगर का फार्मूला होता है आप लोगों को पता होगा, जो शुगर है इसका फार्मूला क्या होता है, ज़रा यहाँ देखिए, ये आपका C12H22O11। तो देखिए अगर आप शुगर की बात करेंगे तो शुगर में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इनसे मिल करके आपका शुगर बना हुआ है। बट अगर हम शुगर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो जितने भी शुगर होंगे ना सिर्फ इसी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, जो कि शुगर मॉलिक्यूल है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या कहता है कि अगर वो सब्सटेंस जो है अगर आपका एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, है ना, एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बना हो, तो फिर आप उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है शुगर को प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग जो है खाने में यूज करते हैं। तो NaCl जो है ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। तो ये जो था एक इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं। दूसरी चीज़ की आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और